हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके आगे वाले लेक्चर में हमें हाइगेंस के प्रिंसिपल को देखा था, कैसे नया वेव फ्रंट हमें मिलता है, किस तरीके से हम उसकी लोकेशन, उसका शेप हम पता कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, उसी हाइगेंस के प्रिंसिपल से ना आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पे आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी वेव से रिलेटेड, दैट इज द इंटरफियरेंस ऑफ वेव। देखो, कभी भी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है? अगर मान लो कि एक शांत पानी है और शांत पानी के अंदर आपके पास दो ऐसी नीडल है। ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेरिमेंट बड़ा ही मजेदार है। मान लो कि ये शांत पानी है, इसके अंदर ना हमारे पास दो नीडल है और हमें क्या करना है, हमें ये नीडल को ना ऐसे टक 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 ऊपर नीचे करते रहना है ताकि वो पानी के अंदर ना इंटरफियरेंस पैदा कर सकें। देखो, अल्टीमेटली हम वेव को क्या बोलते हैं? वेव इज नथिंग बट वन डिस्टर्बेंस, है ना। मीडियम के अंदर आया हुआ एक डिस्टर्बेंस। अल्टीमेटली अगर बोला जाए तो वेव क्या है? वेव एक एनर्जी होती है जो चलती है, और जहां से पास होती है वहां के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, उनको ना वो एसएचएम करवा के जाती है। जैसे कि हमने वहां पे 11 स्टैंडर्ड में देखा था, है ना, कि एक थ्रेड है, उसको एक जोर से आप झटका दोगे तो क्या होगा? उसके अंदर एक बम प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड द डिस्टर्बेंस। तो हु इज ट्रैवलिंग? डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि डिस्टर्बेंस ट्रैवल करके जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एक एनर्जी है जो ट्रैवल करके जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों नीडल को साथ में आपको ऐसे टक 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 करके, यहां पे टक 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 करके, यहां पे आपको डिस्टरबेंस साथ में प्रोड्यूस करना है। और जैसे आप दोनों के द्वारा यहां पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करोगे, कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते रहोगे, तो आपको कुछ ऐसी पैटर्न नजर आएगी, है ना। आपको कुछ ऐसी, जो आपको यहां पे फिगर में दिख रही है, ऐसी पैटर्न नजर आएगी। यहां पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे कंटिन्यूअसली प्रोसेस होती जाएगी ना, और फिर गौर करना उसके ऊपर, तो आपको ना ऐसा कोई एक इंटरफियरेंस वाली पैटर्न आपको ब्यूटीफुल सी नजर आएगी, जो नीचे की फिगर में दी गई है ना। जिसमें कुछ ब्राइट जैसा कुछ दिखेगा और साथ में कुछ कुछ पोर्शन डार्क भी दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे डार्क सर्कल है और यहाँ पे डॉटेड लाइन है, तो कुछ आपको ऐसा ही नजर आएगा। डार्क पैटर्न भी दिखेगी, एंड मतलब कि जिसको हम ब्राइट बोलेंगे, सॉरी डार्क नहीं, ब्राइट पैटर्न भी दिखेगी, एंड उसके साथ साथ हमें डार्क पैटर्न भी दिखेगी, है ना। तो इस तरीके की पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आएगी। इसी को तो बोला जाता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अगर आपको अच्छे से ये देखना है प्रैक्टिकल, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड की है। उस लिंक पे जाके आप वहां से ये प्रैक्टिकल को, ये एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो कि कैसे हम पानी के अंदर, देखो, एक ऐसी चीज हमारे दिमाग में फिट हो चुकी है कि भाई इंटरफेरेंस ना हम लाइट के रिलेटेड ही, क्योंकि यंग जी ने लाइट का इस्तेमाल किया था, तो हम लाइट के रिलेटेड ही पता कर सकते हैं, ब्राइट डार्क पैटर्न पता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पानी के अंदर भी ये पैटर्न, भाई, ये जो फिनोमिना होती है ना इंटरफियरेंस की, वो सिर्फ वेव के साथ होती है। वेव होता है तो यहां पे इंटरफियरेंस होगा, और इंटरफियरेंस होगा तो यहां पे आपको ऐसी ब्यूटीफुल सी पैटर्न दिखेगी, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनेगी। आप खुद ही महसूस करोगे कि हाँ, ये हो रहा है। और इसीलिए मैंने आपको ना यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया, यूट्यूब की ही लिंक है, तो आप वहां पे जाइए, पहले उसको देखिए, वो वीडियो देखिए, उसके बाद वापस यहां पे आइए, ताकि एटलीस्ट आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ, ये क्या है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा वीडियो बनाया गया है वो। ठीक है, तो आप ये लिंक के ऊपर जाइए, पहले वो वीडियो देखिए, इसको हटा दे, अभी इसको पॉज कर दिए, पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद वापस यहाँ पे आइए। ठीक है, उन उसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि लाइट है क्या, है ना। ये 5-7 मिनट का छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दीजिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद वही एक्सपेरिमेंट आप खुद से भी कर सकते हो। तो यहां पे हमें ऐसी इंटरफियरेंस की पैटर्न हमें नजर आएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो देख लिया है। तो फिर हम यहां से कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो अल्टीमेटली ये दोनों जो भी हमारे पास नीडल है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है यहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा करना। ठीक है, आप नीडल की जगह पे कुछ और भी यूज कर सकते हो, जिससे आप टक टक कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम होता है सिर्फ इंटरफियरेंस पैदा करना, डिस्टरबेंस पैदा करना। ठीक है, इंटरफेरेंस तो नहीं बोलेंगे, इंटरफेरेंस तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन डिस्टरबेंस पैदा करना। सवाल ये आता है कि सर, क्या सिर्फ एक नीडल से काम चलेगा? तो भैया नहीं चलेगा। एक नीडल से काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि एक नीडल से जो भी यहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा होगा, वो सर्कुलर पैटर्न का होगा, और वो आगे बढ़ता हुआ, मतलब कि वेव फ्रंट हमें दिखेगा और वो आगे बढ़ता नजर आएगा।
वहां पे इंटरफेरेंस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जो भी हाइगेंस जी का प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल के हिसाब से हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वेव फ्रंट मिलती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं मिलती है। और इसका प्रूफ ना किसने दिया था? किरचॉफ जी ने दिया था। ठीक है, हाइगेंस जी के पास उसका आंसर नहीं था, लेकिन किरचॉफ जी ने उसका आंसर दिया था कि इंटेंसिटी का एंगल वगैरह सब सेट करके उन्होंने देखा था कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होता क्या है कि एंगल बाई पाई हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी हमें नहीं मिलती है ना। तो ये कुछ रीजन था उसका, तो उन्होंने ये समझा था कि बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं मिलता। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वेव फ्रंट मिलता ना, तो डेफिनेटली इंटरफेरेंस आता। लेकिन यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो सारे वेव फ्रंट ना पॉजिटिव, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बनेंगे। तो इसका मतलब ये होता कि यहाँ पे फिर इंटरफेरेंस होना पॉसिबल नहीं है। तो इंटरफेरेंस लाने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए, वेव को यहाँ पे मिक्स करवाने के लिए हमें दूसरा भी एक सोर्स चाहिए ही चाहिए, और इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाके यहाँ पे दूसरे मतलब कि ऐसे वेव्स निकलेंगे, डिस्टर्बेंस पैदा होंगे इसके द्वारा, और दोनों डिस्टर्बेंस जो भी है वो एक दूसरे के साथ इंटरफियर करेंगे। और इंटरफियर जब भी करेंगे तो आप देखो यहाँ पे ये पहला सोर्स, ये दूसरा सोर्स, दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है ना। ये छोटा सा सेपरेशन है जिसको हमने स्मॉल सेपरेशन डी बोला है। ठीक है, अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं, हम ना यंग जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना लाइट के लिए, वही एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग वाटर एंड नीडल। ठीक है, सीधी सी बात है। वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया था लाइट के लिए, क्योंकि वहां पे कहानी ये चल रही थी उस टाइम पे कि लाइट पार्टिकल है, लेकिन उसको प्रूव करना बहुत ही जरूरी था कि नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं, लाइट वेव है। तो ये प्रूव करने के लिए एक कहानी चली थी, और जिसका प्रूफ यंग जी ने लाइट को इंटरफियर करवा के दिया था, है ना। लेकिन हम यहाँ पे, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि लाइट वेव है ना, सीधी सी बात है, तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे पानी के साथ, है ना। वेव तो कहीं पे भी प्रोड्यूस हो सकती है। वेव क्या है? एक एनर्जी, एक डिस्टर्बेंस है। एनर्जी चलती है, हम बोलते हैं कि डिस्टर्बेंस चल रहा है ना। और जहां जहां से एनर्जी जाती है वहां के पार्टिकल को कुछ ऊपर नीचे करवा के जाती है ना। ऐसा ही हम देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो यहां से कुछ ऐसे सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये सर्कल, ठीक है, ब्राइट सर्कल। यहाँ पे ये दूसरा सोर्स जहां से ऐसे छोटे छोटे सर्कल बने और सब इंटरफेयर करते गए। आपने वो वीडियो में भी देखा होगा, मैंने आपको लिंक दिया था, मैंने आपको बोला कि पहले वो वीडियो देख के आओ। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हाँ देखो, ऐसा ऐसा कुछ ब्राइट जैसा दिख रहा था, है ना। कुछ ऐसा, और डार्क डार्क ब्राइट ऐसा कुछ हमें पैटर्न दिख रही थी वहां पे। ठीक है, तो हमें वही करना है ना, हमें वही करना है। तो ये इंटरफियरेंस होता है, और जब भी दो वेव इंटरफियर करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक ब्यूटीफुल सी पैटर्न हमें यहाँ पे मिलती नजर आएगी। ठीक, क्लियर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि भाई ये दोनों जो भी है सोर्स है, नीडल जो भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो नीडल। तो नीडल जो भी है वो सोर्स का काम करेगी, है ना। तो ये सोर्स ऐसे होने चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, सोर्स ऐसे होने चाहिए कि जिन दोनों सोर्स को हमने इस्तेमाल किया है उनके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले वेव्स जो भी है वो एट द सेम टाइम प्रोड्यूस हो। मतलब देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस बिटवीन देम। इनिशियली वहां पे दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस ना हो, दोनों सेम टाइम पे प्रोड्यूस हो। अगर ऐसा है तो उन दोनों को बोला जाता है कोहेरेंट सोर्स। उनको क्या बोला जाता है? कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिए, दे प्रोड्यूस टू वाटर वेव्स and at a particular point the phase difference between the displacement produced by each of the wave does not change with time. When this happens the two sources are said to be coherent. ठीक है, तो मतलब कोहेरेंट सोर्स किसको बोलेंगे? जो दो सोर्स यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, मतलब कि वेव्स पैदा कर रहे हैं, तो वो वेव्स जो भी इनिशिएट होते हैं सोर्स के द्वारा, जो प्रोड्यूस होते हैं, वो इनिशियली देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस बिटवीन देम। अगर दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब ऐसा ना हो कि पहले पहला प्रोड्यूस हुआ उसके थोड़ी टाइम बाद दूसरा प्रोड्यूस हुआ, भाई दोनों को साथ में टक 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 करना है, हल्का सा मिली सेकंड का भी गैप नहीं रखना है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि दोनों साथ में प्रोड्यूस हो रहे, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब इनिशियली दोनों के बीच में देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इनिशियल फेज डिफरेंस अगर नहीं है तो ये दोनों सोर्स क्या बोले जाएंगे? कोहेरेंट सोर्स बोले जाएंगे। अगर फेज डिफरेंस है तो इसको हम नॉन कोहेरेंट या फिर इनकोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अभी सवाल ये आता है कि आपने वो वीडियो में भी देखा, यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है ना, ये आप देखो, ये क्लियरली दिख रहा है कि सर यहाँ पे ये मतलब कि ब्राइट एंड डार्क पैटर्न क्यों मिलती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इंटरफेरेंस तो होता है, लेकिन इंटरफेरेंस होने के कारण हमें कुछ कुछ जगह पे डार्क दिख जाता है, कुछ कुछ जगह पे ब्राइट दिख जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो अल्टीमेटली होता यह है कि यहाँ पे जब भी वेव
भाई वेव को यहां से हमें ऐसे वेव फ्रंट नजर आते हैं, लेकिन हमें पता है कि उसके परपेंडिकुलर वेव की डायरेक्शन होती है, उसके परपेंडिकुलर हम रे को शो कर सकते हैं ना। और वेव का इक्वेशन जो भी है वो हमें पता है। अगर मुझे किसी वेव को अगर मुझे शो करना है तो मैं कौन से वेव से शो कर सकूं? या तो मेरे पास ऑप्शन में आता है साइन वेव, या तो मेरे पास ऑप्शन में आता है कोसाइन वेव। ठीक है, तो हम ज्यादातर साइन या कोसाइन को ही इस्तेमाल करते हैं ना। यहाँ पे साइन या कोसाइन को इस्तेमाल करते हैं, या तो साइन को इस्तेमाल करते हैं या तो कोसाइन को इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास ऐसे दो वेव है कि जो यहां से प्रोड्यूस हुए, मतलब कि यहां से हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, हम इसको इस तरीके से साइनोसॉइडल दिखा सकते हैं ना। तो वो प्रोड्यूस हुए, वो दोनों इंटरफियर करें। अभी जब भी इंटरफियरेंस होता है ना, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे दो पॉसिबिलिटी होती है। या तो दोनों के पॉजिटिव साइकिल एंड दोनों की नेगेटिव साइकिल एक साथ आ जाए और इंटरफियर क्या करे तब, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाए और एक बड़ा सा वेव आपको बना करके दे। ठीक है, मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करके दे। या तो कहानी ये बनेगी, मैं इसको फिलहाल साइनोसॉइडल मान लेता हूं, तो या तो कहानी ऐसी बन जाती है कि इसकी पॉजिटिव साइकिल के सामने इसकी नेगेटिव आ जाए और नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आ जाए और दोनों ऐड होके हमें कुछ भी एम्पलीट्यूड ना दे। तो जब भी हमें ये वाली कंडीशन फुलफिल होती नजर आती है तो हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना, मतलब कि यहां पे आपको ब्राइट दिखेगी, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी जो भी होती है वो सीधी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रपोजनल होती है ना। तो हमें यहां पे ब्राइट इंटेंसिटी दिखेगी और यहां पे क्या होगा, तो इंटेंसिटी जीरो हो गई, मतलब कि तो डार्क हो गई, है ना। तो यहां पे हमें कुछ भी इंटेंसिटी नजर नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली बेसिकली ये होता है कि जहां से हम देखो, हमें ये जो दिखता है वो वेव फ्रंट होता है, लेकिन हमें पता है कि उसका जो फैलने का, मतलब कि जो वेव फ्रंट की आगे बढ़ने की जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, वेव की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट होती है ना। और वेव को हम कौन से फंक्शन से दिखा सकते हैं, क्योंकि इसको हम पीरियोडिक बताते हैं ना, तो कौन से फंक्शन से दिखा सकते हैं, तो या तो साइन या तो कोसाइन, है ना। तो अगर मैं साइन से बताऊं, मान लो कि मैंने इसको शो किया साइन से, साइनोसॉइडल से, तो यहाँ पे कंडीशन ये बनती है कि जब दो वेव यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरफियर करेंगे, मतलब कि एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, मतलब कि ऐड होंगे, तो जब दोनों के बीच में एडिशन होगा तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, या तो ये कंडीशन बनेगी या तो ये कंडीशन बनेगी। अभी जब भी यहाँ पे ये कंडीशन बनती है जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाए, और यही तो कहानी इसलिए हमने देखा कि भाई कोहेरेंट, हमने इसीलिए तो देखा कि भाई दोनों जगह से दोनों वेव सेम टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि S1 ने अगर पहली साइकिल बनाई तो S2 ने भी उसी टाइम पे पहली साइकिल ही बनाई होगी। S1 ने अगर पहली नेगेटिव साइकिल बनाई तो उसी टाइम पे S2 ने भी उसी टाइम पे पहली नेगेटिव साइकिल बनाई होगी, तो इसको हम कोहेरेंट बोलेंगे। अभी जब ये दोनों मान लो कि साथ चल रहे हैं, क्योंकि वेव की वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है ना, किसी भी मीडियम में वेव अगर ट्रैवल करता है, मैंने बोला कि ये वेव ट्रैवल कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये भी ट्रैवल करेगा v वेलोसिटी से। और जब वो दोनों इंटरफियर किए, मान लो कि पी पॉइंट पे इंटरफियर किए, दोनों की वेलोसिटी सेम, दोनों सेम टाइम पे प्रोड्यूस हुए, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डेफिनेटली जब यहां पे एक दूसरे को इंटरफियर करेंगे तब इनकी पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल एक साथ एक दूसरे के साथ ऐड होगी, है ना, क्योंकि दोनों को सेम टाइम लगा ये वाले जहां पे इंटरफियर होने वाले उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, सीधी सी बात है ना। तो ऐसे केस में अगर पहले वाले वेव की पॉजिटिव साइकिल यहां पे होगी तब दूसरे वाले वेव की भी पॉजिटिव साइकिल ही होगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, दोनों सेम टाइम पे प्रोड्यूस हुए, है ना। दोनों के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो, हमने मान लिया कि दोनों सोर्स क्या है, कोहेरेंट है ना। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इसकी जब यहां पे पहुंचा तो पहली साइकिल थी, पहली पॉजिटिव साइकिल थी, तो इसकी भी पॉजिटिव साइकिल ही थी और दोनों ऐड हो गई। जब इसकी नेगेटिव साइकिल है तो इसकी भी नेगेटिव साइकिल आई, दोनों ऐड हो गए, तो आपको रिजल्टेंट जो भी मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। लेकिन अगर जरा सोचो कि ये पहला जो भी वेव है वो यहां पे पहुंच चुका है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये दूसरा वेव यहां पे पहुंचता है, मान लो कि उसको ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस थोड़ा लंबा ट्रैवल करना पड़ा, थोड़ा क्रॉस में जाना पड़ा, ठीक है, तो उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, तो हो सकता है कि पहले वेव की जब पॉजिटिव साइकिल वहां पे बनी तब दूसरे वेव की नेगेटिव बनी हो। तो इसका मतलब यह होगा कि तब पहले वेव की अगर नेगेटिव होगी तो दूसरे की पॉजिटिव होगी, और जब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड जीरो बनेगा, है ना। तो मतलब कि एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तो इसी वजह से यही रीजन होता है कि हमें वहां पे ब्राइट डार्क पैटर्न मिलती जाती है। ब्राइट इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू दी कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना एंड डार्क इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू दी बिकॉज ऑफ दी डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भाई कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना हुई है
तो ऐसे केस में हमें ब्राइट नजर आएगी, डिस्ट्रक्टिव हुई है तो हमें डार्क नजर आएगी, है ना। तो ये पॉइंट हमें समझना है। तो इस तरीके से ये कहानी बनती है। तो अभी समझ लेते हैं। देखो यहां तक इतना तो समझ में आ गया कि क्यों वो वाले वीडियो में आपको ब्राइट एंड डार्क दिख रही थी, है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इंटरफियरेंस तो होता है, लेकिन हमने साइनोसॉइडल वेवफॉर्म से देखा कि भाई होता ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव अगर दोनों ऐड हो जाती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वहां पे हमें ब्राइट जैसा दिख जाएगा, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी जो भी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, सीधी सी बात है ना। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, अगर मान लो कि पहला वाला जो वेव है वो पहले पहुंच चुका है वो पॉइंट के ऊपर जहां पे वो इंटरफियर होने वाले हैं, है ना, एक दूसरे के साथ ऐड होने वाले, बेसिकली इंटरफियरेंस इज नथिंग बट एडिशन। तो जहां पे दोनों ऐड होने वाले हैं तो पहले की पहला पहला पहुंच चुका है और दूसरा उसके बाद पहुंचा है, और जब पहले की पॉजिटिव साइकिल पहुंची थी तब ये दूसरे की, या फिर ऐसा समझो कि ऐसी सिचुएशन आ गई, जब पहुंचा तब ऐसी सिचुएशन आ गई। जरा सोचो कि ये पहला, इन दोनों के बीच में इतना गैप आ गया, है ना। तो पहले की पॉजिटिव साइकिल ऑलरेडी मतलब कि इतना जल्दी पहुंचा, ये पहला वेव है ये सेकंड वेव है, तो आप खुद ही सोचो कि ये पहला वाला पहले पहुंचा है कंपेयर टू सेकंड वन, ठीक है। तो जब ये पहले वाले की नेगेटिव साइकिल थी ना, तब ये भाई साहब की पॉजिटिव थी, तो हुआ क्या, इसने इसको काट दिया। अभी इसके बाद कंटिन्यूटी में वेव तो कंटिन्यूअस होता है ना, तो इसके बाद कंटिन्यूटी में देखोगे तो इसकी पॉजिटिव ने इसकी नेगेटिव को काट दिया, है ना। तो इसका मतलब ये हो कि यहां पे हमें क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। तो कहानी ये बनती है ना। तो इसीलिए हमें यहां पे डार्क दिखेगा, इंटेंसिटी 0 नजर आएगी। समझ में आ रही है बात, यस और नो। तो यही होता है इंटरफियरेंस, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, ठीक है। हम पानी के अंदर के एग्जाम्पल से ये सारी चीजें समझते हैं, ठीक। चलिए तो अभी थोड़ा सा ना इसको मतलब कि मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि कहानी क्या होती है, ठीक। चलिए, तो हमें इतना समझ में आ गया कि क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ अगर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो कंस्ट्रक्टिव होता, क्रस्ट ट्रफ ट्रफ क्रस्ट तो इन दोनों का एडिशन होता है, तो ऐसे केस में हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना मिलेगा, है ना। तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पे कहानी को समझते हैं। मान लो कि ये हमारी दोनों पिन जो भी है, निडल जो भी है, वो दोनों सोर्स का काम करती है। अभी भैया ये दोनों ने एक दूसरे के साथ एक ही टाइम पे ऐसे टक 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 किया, मतलब कि डिस्टरबेंस उन्होंने सेम टाइम प्रोड्यूस कर लिया, है ना। सॉरी ये क्या हो गया, ओके। तो डिस्टरबेंस उन्होंने सेम टाइम पे प्रोड्यूस कर दिया, मतलब कि बोथ द नीडल विल एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स, देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस, सॉरी इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेव्स। मतलब कि मैं ये बोलूंगा कि अगर यहां से लेट से कि ये पहला वेव प्रोड्यूस हुआ है इस तरीके से, तो यहां से भी उसी टाइम पे इसका भी पहला वेव प्रोड्यूस होगा इस तरीके से। दोनों की वेव की लेंथ भी सेम, दोनों की पॉजिटिव, अगर इसकी पॉजिटिव बनी तो इसकी भी तब पॉजिटिव बनी होगी, अगर इसकी नेगेटिव बनी तो तब इसकी भी नेगेटिव बनी होगी, ऐसा समझ लो। तो मान लो कि अल्टीमेटली दिस नीडल विल एक्ट, बोथ द नीडल विल एक्ट एज ए, सॉरी ये थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस सुनाई देगा, सीटी की आवाज, ओके। तो मान लो कि दोनों नीडल जो भी है दे विल एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स। दोनों सोर्स की वजह से यहां पे जो वेव प्रोड्यूस हुए वो कोहेरेंट है, मतलब कि देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस बिटवीन देम। अभी मान लो हमने ये वेव यहां से चले आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, मान लो कि ये दोनों इंटरफियर कर रहे हैं एट पॉइंट पी। तो जब हमने देखा एट पॉइंट पी, तो पहला तो हमने ये पॉइंट सोच लिया यहां पे एट पॉइंट पी, अज्यूम कर लो कि जितना डिस्टेंस ये यहां से निकला हुआ वेव ट्रैवल करेगा, एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस ये दूसरा वेव भी ट्रैवल कर रहा है। मतलब कि हियर वी विल कंसीडर दैट S1P इज इक्वल्स टू S2P। एट पॉइंट P S1P, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड P इज इक्वल्स टू S2P, ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। मान लो कि दोनों वेव पॉइंट P के ऊपर पहुंचने में टाइम T लगा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, दोनों को टाइम T लगेगा। अभी सीधी सी बात है, वेव है भाई, उसकी वेलोसिटी हमेशा मीडियम में फिक्स होती है ना, उसकी वेलोसिटी मीडियम में फिक्स होती है। मतलब कि अगर यहां से निकला हुआ पहला वेव जो भी है वो अगर v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा तो ये भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, है ना। दोनों ने टाइम t लिया, दोनों की वेलोसिटी सेम, दोनों के द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस भी यहां पे सेम है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो फॉर द फर्स्ट वेव, फॉर फर्स्ट वेव, सो फॉर
फर्स्ट वेव, या फिर फर्स्ट वेव ऐसा नहीं लिखते हैं, आपके एनसीईआरटी में अच्छा स्टेटमेंट दिया है यहां पे, फॉर द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय S1, फॉर द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस, क्योंकि अल्टीमेटली वेव का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो फॉर द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय S1, सो फॉर डिस्टर्बेंस, अरे ये हाँ, या फिर हम डिस्टेंस बोल देते हैं इसको, फॉर द डिस्टेंस प्रोड्यूस, जैसे कि एनसीईआरटी में सीधा स्टेटमेंट दिया गया उस तरीके से अगर लिखे तो फॉर द डिस्टेंस, अरे फॉर डिस्टेंस प्रोड्यूस बाय सोर्स S1, ठीक है। तो वो हम वेव इक्वेशन से, मतलब कि यहां से निकले हुए वेव ने टी टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट किया वो y1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूं लेट से a cos ओमेगा t, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं। उसी तरीके से फॉर डिस्टेंस प्रोड्यूस बाय S2, ठीक है। तो ये कितना लिख सकते हैं, मतलब कि सेकंड सोर्स में से जो निकला हुआ वेव है उसने टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। तो अगर 11 स्टैंडर्ड याद करो तो इसके लिए भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो मतलब कि a cos ओमेगा t, ठीक है। अभी एट पॉइंट p क्या होगा, दोनों देखो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, अच्छा यहां से p गायब होगा, ठीक है, एस टू पी, दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे प्रोड्यूस हुए, सेम वेलोसिटी से आगे बढ़े और सेम टाइम में सेम पॉइंट पे पहुंचे, है ना, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके। तो इसका मतलब यह होता है कि एट पॉइंट पी अगर मैं यहां पे नेट, अगर उनका डिस्प्लेसमेंट देखूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, दोनों का एडिशन हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी, सही बात है। तो ये हो जाएगा ट्वाइज a cos ओमेगा टी, मतलब कि एट पॉइंट P अगर हम देखें तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमें यहां पे कितना मिला, तो ट्वाइज a cos ओमेगा टी मिला। अभी हमें पता है कि इंटेंसिटी जो भी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के सीधी प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं यहां पे जब निकले वेव, जब निकला तब की बात करूं, ठीक है, जब निकले तब मैं अगर वहां पे इंटेंसिटी देखूं जिसको मैं I0 बोल दूं, तो मुझे इतना समझ में आता है कि I0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तब एम्पलीट्यूड था a तो a स्क्वायर, है ना। तो अगर वहां पे पॉइंट P के ऊपर पहुंचे तब हमने देखा, तो एट पॉइंट P अगर मैं यहां पे इंटेंसिटी लिखूं, एट पॉइंट P अगर मैं इंटेंसिटी देखूं, लेट से वहां की इंटेंसिटी I है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहां का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना मिला हमें, ट्वाइस है, तो ट्वाइस एक का स्क्वायर, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। मतलब कि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे I इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं यहां पे I इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स I0, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स I0। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब ये पॉइंट P के ऊपर जब वे दोनों इंटरफियर करे, मतलब कि एक दूसरे के साथ ऐड हुए, तो एट दैट टाइम यहाँ पे इंटेंसिटी जो ओरिजिनल जितनी इंटेंसिटी थी उससे कुछ 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। आपने देखा, ये नोटिस किया, अगर आपने ये नोटिस किया है तो दिस इज द वेरी गुड रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया पॉइंट, ठीक है। आप एक काम करो, इन दोनों का रेशियो ले लो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही तो पॉइंट हम समझाना चाहते हैं कि यहां पे ब्राइट क्यों दिखती है। देखो इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ गई, मतलब कि हमने पहले देखा कि क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट, ट्रफ के नीचे ट्रफ, एडिशन होता है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, लेकिन इंटेंसिटी का रिलेशन क्या निकल के आता है, तो ये हमने अभी देखा, ठीक है। तो यहां पे आपने एक चीज नोटिस की थी कि S1 S2 दोनों कोहेरेंट सोर्स है, वहां से दोनों जगह से सेम टाइम पे वेव प्रोड्यूस हुए, सेम वेलोसिटी से आगे बढ़े, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके पॉइंट P के ऊपर पहुंचे, एंड दोनों इंटरफियर कर गए, मतलब कि दोनों ऐड हो गए।
जब एडिशन करके हमने मैथमेटिकली देखा तो भाई रिजल्टेंट यहां पे हमें क्या मिला, ट्वाइस ए कॉस ओमेगा टी, है ना। लेकिन इंटेंसिटी को जब हमने देखा तो इनिशियल इंटेंसिटी थी सीधी प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के, तब एम्पलीट्यूड ए था जब निकले तब, है ना। और जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफियर किए तो इंटरफियर होने के बाद हमें इंटेंसिटी कितनी मिली, 4 टाइम्स ए स्क्वायर मिली, है ना, ट्वाइस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देखा तो ये पाया कि हाँ भाई यहाँ पे फाइनल इंटेंसिटी एट पॉइंट पी हमें मिली 4 टाइम्स इनिशियल इंटेंसिटी, मतलब कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हुआ, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा तो ऐसे टाइम में आपको इंटेंसिटी जितनी थी जब प्रोड्यूस हुए तब उससे कुछ और कुछ और ज्यादा आपको नजर आएगी, है ना। तो इंटेंसिटी अगर ज्यादा नजर आती है तो डेफिनेटली यहां पे होता क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आई होप सो कि अभी क्यों आपको वो ब्राइट दिखती है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ है। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना क्या होते हैं। देखो यहां पे हमने एक ही पॉइंट देखा, कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना जो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसको हम बोलते हैं, ऐसे केस में हमने यहां पे जो देखा वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके वहां पे इंटरफेयर किए तब का देखा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्या, एक ही मतलब ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पे अगर दोनों सेम, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ ना कि क्रस्ट के नीचे क्रस्ट एंड ट्रफ के नीचे ट्रफ तभी आ सकता है जब जब यहां पे दोनों एक साथ निकले, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके सेम टाइम में जहां पे इंटरफियर होना है उस पॉइंट पे पहुंचे तो ही यहां पे कंस्ट्रक्टिव होता है ना। इसका पॉइंट तो यही निकल के आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देखो अगर दोनों साथ निकले और सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके साथ पहुंचेंगे तो डेफिनेटली ये सिचुएशन आएगी, ये वाली सिचुएशन, दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव, क्रस्ट के नीचे क्रस्ट ट्रफ के नीचे ट्रफ, दोनों की पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक साथ आपको दिखेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंस्ट्रक्टिव मिले। भाई कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन कैसे हो सकती है, क्योंकि वेव तो कंटिन्यूअस होता है ना, वेव कंटिन्यूअस होता है। हो सकता है कि एक साइकिल, मतलब कि ये वेव की एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दूसरा वेव पहुंचा तो दूसरे की पहली साइकिल स्टार्ट हो जाए, तो ये भी तो भाई कंस्ट्रक्टिव होगा ना। यहां पे देखो कि भले इसकी एक वेवलेंथ कंप्लीट हो चुकी है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद दूसरा वेव स्टार्ट होता है, मतलब वहां पहुंचा, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दूसरा वाला जो वेव है वो पहले वाले वेव से लैम्बडा जितना पीछे, लैम्बडा मतलब कि वेव लेंथ, वेव की लेंथ, एक साइकिल की लेंथ, है ना, इसको वेव लेंथ बोलते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे कि भले यहां पे दूसरा वाला वेव पहले वाले वेव से लैम्बडा जितना पीछे आया, उसको टाइम लगा, है ना, लेकिन वो डिस्टेंस ऐसा था कि जिसमें जब वो पहुंचा तब इसकी दूसरी साइकिल स्टार्ट हुई लेकिन इसकी पहली साइकिल थी। लेकिन यहां पे भी क्रस्ट के नीचे क्रस्ट, ट्रफ के नीचे ट्रफ, तो बात खत्म। तो यहां पे भी कंस्ट्रक्टिव ही होगा, यहां पे भी कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना ही हमें दिखेगी, है ना। तो यहां पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें दिखेगा। क्लियर हुई पॉइंट, यस और नो। तो ये पॉइंट क्लियर हो, तो ऐसा कभी मत समझना कि कंस्ट्रक्टिव सिर्फ एक ही केस में होता है, अगर दोनों वेव सेम टाइम पे निकले, सेम डिस्टेंस ट्रैवल के सेम टाइम के अंदर और सेम पॉइंट पे पहुंचे और इंटरफियर कर गए तो ही यहां पे कंस्ट्रक्टिव मिलता है, ऐसा नहीं है। वेव कंटिन्यूअस होता है ना, तो ये कंटिन्यूअसली ऐसा नेचर होगा। तो आप यहां पे कहां कहां कंस्ट्रक्टिव मिल सकता है, तो भाई हो सकता है कि पहले वेव की से दूसरा वेव लैम्बडा जितना पीछे हो, या फिर 2 लैम्बडा जितना, मतलब कि इसकी 2 साइकिल कंप्लीट होगी फिर यहां पे सेकंड वेव आया, मतलब कि दूसरा वेव उससे 2 लैम्बडा जितना पीछे पहुंचा, है ना। उसके बाद 2 लैम्बडा मतलब उसके खत्म हो गए, 2 वेवलेंथ पूरी खत्म हो गई, उसके बाद वो तीसरा वेव पहुंचा, सॉरी दूसरा वेव पहुंचा, है ना। तो इसकी तीसरी साइकिल स्टार्ट होगी लेकिन इसकी तब पहली होगी, तो तब वहां पे भी कंस्ट्रक्टिव होगा। ऐसे आप समझ सकते हो कि कहां कहां ऐसे कंस्ट्रक्टिव बन सकते हैं। क्लियर हुआ, मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है आपके दिमाग में। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ये सारी चीजें ना ये सीधा जाती है, सीधा रिलेट करती है किसको, वेवलेंथ को, ट्रैवल डिस्टेंस को। अगर साथ में पहुंचते हैं तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अगर लेट पहुंचते हैं तो भी कंस्ट्रक्टिव होने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, नहीं, नहीं तो फिर हमें एक ही ब्राइट मिलती, एक ही ब्राइट मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ऐसे बहुत सारे ब्राइट डार्क पैटर्न मिलती है ना। तो आपने वो वीडियो में देखा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टिव कब कब होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होगा, है ना। कौन सी लैम्बडा के लिए, लैम्बडा की कौन सी वैल्यू के लिए हमें कंस्ट्रक्टिव देखने को मिलेगा एंड कौन सी वैल्यू के लिए हमें डिस्ट्रक्टिव देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको पता करते हैं, है ना। चलो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहां पे हमने वही सोर्स कंसीडर किया है जो हमने अभी देखा, है ना। तो वही सोर्स है नीडल,
और वही पानी है, सारी चीजें वही है। बस ऐसा समझ लो कि ये जो सोर्स नंबर S1 है ना, यहां से जो वेव निकला है उसको हमने एक ऐसा, अभी पॉइंट P नहीं है, अभी दूसरा कोई पॉइंट हमने पसंद कर लिया, दैट इज पॉइंट Q, और वहां का इंटरफेरेंस हम देख रहे हैं ना। तो यहां से हुआ ये कि यहां से वेव निकला, इस तरीके से आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, देखा तो हमें ये पता चला कि ये जो वेव है इसकी जो लेंथ है, देखो अभी मुझे ये नहीं समझाना पड़े कि भाई इसकी वेवलेंथ क्या होती है किसी वेव की, है ना, क्योंकि वो 11th स्टैंडर्ड में आप अच्छे से पढ़ चुके हो, आपको पता है ना, तो मैं उसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। बस ऐसा समझ लो कि एक वेव की जो लेंथ होती है, एक साइकिल की जो लेंथ होती है, इसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। अभी जरूरी नहीं कि वेवलेंथ इसी तरीके से मेजर हो, है ना। वेवलेंथ आप अगर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो वेवलेंथ आप इन दोनों के बीच की लेंथ को भी वेवलेंथ मान सकते हैं, इन दोनों के बीच की लेंथ को भी आप वेवलेंथ मान सकते हो, है ना। लेकिन हम दिखाने के लिए इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई एक साइकिल कंप्लीट किया तो ये उसकी वेवलेंथ हो गई, ठीक है। तो वेव की लेंथ मतलब जहां से उसका दूसरा शेप, मतलब कि जहां से वही शेप रिपीट होना स्टार्ट होता है वहां तक की जो लेंथ है वो वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो वेव की लेंथ, तो मान लो कि ये जो हमने वेव कंसीडर किया है उसकी लेंथ लैम्बडा के बराबर, लेंथ है मीटर में नापी जाती है, मतलब कि डिस्टेंस को शो कर सकते हैं वेवलेंथ से, है ना। तो मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि भाई ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो मैंने देखा कि भाई S1 से Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो S1 से Q के बीच का डिस्टेंस मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि यहां पे मैंने जो लैम्बडा वेवलेंथ वाला वेव यहां पे जो ये सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे 7 वेव को आप ऐसे अरेंज कर दो तो उसके बराबर है, मतलब कि ये लेंथ को मैं 7 टाइम्स लैम्बडा लिख सकता हूं। अरे यार नहीं समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया आप लोगों को। भाई मैंने देखा कि यहां से जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है S1, वो लैम्बडा वेवलेंथ वाला वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है, वेव प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी लेंथ कितनी है, वेव की लेंथ लैम्बडा है ना। लैम्बडा मीटर में नापी जाती है, तो अल्टीमेटली हम इससे डिस्टेंस बता सकते हैं, डिस्टेंस को अगर मुझे लैम्बडा के फॉर्म में शो करना है तो आई कैन शो दैट, है ना। तो हमें उसको बता सकता हूं, तो यहां पे मैंने ये ऐसा ही किया कि भाई मैंने देखा कि S1 से Q के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, तो S1 से Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहां से जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है लैम्बडा वेवलेंथ वाला, ऐसे 7 वेव को आप ऐसे अरेंज कर दो कंटिन्यूटी में, तो आपको ये पूरा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, मतलब कि ये S1Q वो 7 टाइम्स लैम्बडा के बराबर है, ठीक। उसी तरीके से मैंने सोर्स S2 से ये Q का डिस्टेंस नापा तो मुझे मिला कि भाई वो 9 टाइम्स लैम्बडा के बराबर है। अभी आपको क्लियरली दिख रहा है कि S2 इज ग्रेटर देन, सॉरी S2Q इज ग्रेटर देन S1Q, ठीक है, ये आपको क्लियरली विजिबल है। तो मैंने देखा तो मुझे ये समझ में आया कि यहां पे S2Q 9 टाइम्स लैम्बडा के बराबर है एंड S1Q 7 टाइम्स लैम्बडा के बराबर है, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूं, जिसको हम पाथ डिफरेंस बोलेंगे, पहला वेव का पाथ क्या है S1Q, दूसरे वेव का पाथ क्या है S2Q, है ना। ये दोनों का पाथ है, ये पहले वेव का पाथ है, ये दूसरे वेव का पाथ है ना। दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस मैंने निकाला S2Q माइनस S1Q करके, इसको मैं एक नाम दे देता हूं, दैट इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस मुझे कितना मिला, तो 2 टाइम्स लैम्बडा के बराबर मिला, है ना। 2 टाइम्स लैम्बडा के बराबर मिला, S2Q मतलब 9 टाइम्स लैम्बडा माइनस 7 टाइम्स लैम्बडा, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्बडा। मतलब कि मैं ऐसा बोलूंगा कि यहां से S2 से निकला हुआ जो वेव है वो 2 टाइम्स लैम्बडा जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कंपेयर टू S1 में से निकला हुआ वेव, है ना। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि S1 में से, ये S1 सोर्स के द्वारा जो निकला हुआ वेव है वो यहां पे पहले पहुंचेगा और उसके 2 लैम्बडा के बाद, उसके मतलब कि 2 साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये दूसरा वाला वेव वहां पे पहुंचेगा। लेकिन जब पहुंचेगा तब यहां पे पहले वाले वेव की तीसरी साइकिल होगी, लेकिन ये दूसरे वाले वेव की तो यहां से पहली साइकिल होगी। लेकिन पहली साइकिल इस तरीके से कि बात देखो, क्रस्ट के नीचे क्रस्ट, ट्रफ के नीचे ट्रफ, तो ये कंस्ट्रक्टिव होगा, है ना। समझ में आ रही है बात धीरे धीरे, अरे भैया थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। तो ये कहानी बनेगी। अभी थोड़ा मैथमेटिक्स भी लगा देते हैं यहां पे, है ना, थोड़ा मैथमेटिक्स लगा देते हैं, चलिए तो मैथमेटिक्स भी लगा देते हैं। तो हम यहां पे थोड़ा मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। अगर मैं पहले वेव के लिए अगर मैं लिखूं तो y1 इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, ए कॉस ओमेगा टी। अभी आपको ये एक चीज नोटिस करनी है कि एट द सेम टाइम दोनों सोर्स ने वेव को प्रोड्यूस किया था। ये जो सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्स है, दोनों नीडल एक साथ यहां पे डिस्टरबेंस पैदा कर रही है ना। तो इसका मतलब ये होता है
कि इनिशियली देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस बिटवीन देम। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे फेज डिफरेंस कहाँ से पिक्चर में आया? देखो ध्यान से समझो कि मैं अगर आपको बोलता हूं कि कोई एक वेव किसी दूसरे वेव से एक साइकिल जितना पीछे है ना, एक साइकिल जितना पीछे है, तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे? सोच के मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि कोई एक दूसरा वेव, ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है ना, तो ये पहला वेव जो भी है वो एक साइकिल जितना आगे है कंपेयर टू दूसरा वेव, मतलब कि इसकी जब एक साइकिल कंप्लीट हुई होगी तब दूसरा वेव की अभी फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होने वाली है ना। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? मैं ऐसा बोलूंगा कि दूसरा वेव ना इन सेंस ऑफ एंगल पाई जितना, सॉरी 2 पाई जितना पीछे है। 2 पाई जितना, भाई एक साइकिल के बराबर एंगल क्या होता है? 2 पाई, सीधी सी बात है ना। ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है ना। तो एक साइकिल का इक्विवेलेंट एंगल होता है 2 पाई। तो ऐसे केस में अगर मैं ऐसा बोलूं कि दूसरा वाला वेव पहले वेव से लैम्बडा जितना पीछे है, तो इसका मतलब एंगल के फॉर्म में मैं ये बोल सकता हूं कि दूसरा वाला वेव 2 पाई जितना एंगल पीछे है कंपेयर टू फर्स्ट वन वेव, मतलब कि वेव 2 इज लैगिंग बाय 2 पाई एंगल एज कंपेयर टू दी फर्स्ट वेव। ठीक है, तो एक लैम्बडा के इक्विवेलेंट अगर हम फेज डिफरेंस देखें तो वो 2 पाई का होगा। 2 लैम्बडा होगा तो 4 पाई का फेज डिफरेंस, 3 लैम्बडा होगा तो 6 पाई का फेज डिफरेंस। सीधी सी बात है, तो आप ये आसानी से समझ सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक लैम्बडा पीछे होना मतलब कि 2 पाई एंगल पीछे होना, 2 लैम्बडा पीछे होना मतलब कि 4 पाई एंगल पीछे होना। ठीक है, लाइक वाइज दिस आप यहां पे समझ सकते हो। तो आ गई ना बात यहां पे फेज डिफरेंस की, है ना। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने पहले वेव के लिए ए कॉस ओमेगा टी लिखा है, जब पॉइंट क्यू के ऊपर पहुंचा हो तब की बात करते हैं ना, तब की बात करते हैं। तो मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं और अच्छे से लिखता हूं। तो एट पॉइंट क्यू, जब ये दोनों पॉइंट क्यू के ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि इनिशियली देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस, इनिशियली दोनों एक साथ यहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम में यहां पे इनिशियली देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस। लेकिन जब क्यू के ऊपर पहुंचेंगे ना, तब हमने देखा कि ये दूसरा वाला जो वेव है ना, वो पहले वाले वेव से 2 लैम्बडा जितना पीछे होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जब क्यू के ऊपर पहुंचे तब यहां पे हमें फेज डिफरेंस नजर आएगा। इनिशियली देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस। ठीक है, तो एट पॉइंट क्यू अगर मैं पहले वाले वेव के द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस अगर मैं यहां पे लिखूं, तो ये लिखा जाएगा ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे वेव के लिए अगर मैं वहां पे एट पॉइंट क्यू अगर मैं उसके द्वारा ये जो ट्रैवल डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट आप इसको बोल सकते हो, तो ये कितना लिखूंगा? तो ये मैं लिखूंगा ए कॉस, यहां पे अभी संभल के लिखना पड़ेगा क्योंकि दूसरा वाला वेव पहले वाले वेव से 2 लैम्बडा जितना पीछे है। एक लैम्बडा पीछे होना मतलब कि 2 पाई एंगल पीछे होना, यहां पे 2 लैम्बडा पीछे होना मतलब कि 4 पाई एंगल पीछे होना, है ना। और पीछे होना मतलब कि माइनस माइनस 4 पाई। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेव 2 इज लैगिंग बाय 4 पाई एंगल एज कंपेयर टू फर्स्ट वेव। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ये वाला जो y2 हमने लिखा ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, तो मैं यहां से ये माइनस को पहले तो कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस ओमेगा टी। वैसे मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो ये जानते हैं, है ना, लेकिन ये बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान से समझे। भाई ये पूरा मेरे लिए एंगल हो गया, कॉस माइनस एंगल। कॉस एक इवन फंक्शन होता है, माइनस को खा जाता है, तो मैं इसको बोलूंगा इट इज इक्विवेलेंट टू कॉस 4 पाई माइनस ओमेगा टी, है ना, क्योंकि ये पूरा एक एंगल है। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ही होता है ना। तो मैंने इसको इस तरीके से 4 पाई माइनस ओमेगा टी लिख दिया। नाउ दिस 4 पाई माइनस, इसका मतलब क्या होता है? ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाता है ना, ये 4 पाई माइनस वाली टर्म आपको क्या दिखाएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाएगी। तो दिस इज दी फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आप खुद ही सोचो, ये हुआ हमारा यूनिट सर्कल। यहां पे 0, 2 पाई, 4 पाई, जितने भी इवन पाई आएंगे वो यहीं पे आएंगे, है ना। और 4 पाई माइनस करोगे तो आप कहां जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। और ऑल एस टी सी के हिसाब से अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अल्टीमेटली y2 हम क्या लिख पाए वापिस? ए कॉस ओमेगा टी।
तो आप खुद ही देखो, तो टोटल अगर मैं यहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट देखता हूं, दोनों का एडिशन होगा तो y1 प्लस y2, एंड y1 भी यहां पे a cos ओमेगा टी है, y2 हमारे पास था a cos ओमेगा टी माइनस 4 पाई, लेकिन इसको हमने जब हमने इसको देखा, एंगल को सेट किया, सारी चीजें हमने यहां पे अप्लाई की, तो देखा तो वो इक्विवेलेंट टू cos ओमेगा टी ही है ना। तो ये a cos ओमेगा टी, ठीक। चलो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस a cos ओमेगा टी, ठीक है। तो अब कुल मिला के देखोगे तो अगेन फिर कहानी यही बनी। अगर मैं यहां पे इनिशियल इंटेंसिटी लिखता हूं, तो इनिशियल इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो जब मैंने एट पॉइंट Q देखा, एट पॉइंट Q, तो एट पॉइंट Q मुझे क्या पता चला, तो एट पॉइंट Q मान लो कि इंटेंसिटी अब मुझे मिली I, सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस a का स्क्वायर। मतलब कि मैं लिख सकता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। मतलब कि मैं यहां पे बोल सकता हूं कि I इज इक्विवेलेंट टू 4 टाइम्स I0। मतलब कि ये हो गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, है ना। तो अब जरा ध्यान से सोचो, क्या सिर्फ अकेले 2 लैम्बडा के लिए ही ये कहानी बन सकती है? नहीं। अगर मान लो कि यहां पे पाथ डिफरेंस कुछ इस तरीके से होता, जैसे कि यहां पे 7 लैम्बडा है, लेकिन मैं यहां पे 9 की जगह पे 8 लैम्बडा लेता, तो तब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना बनता? लैम्बडा बनता। और एक लैम्बडा मतलब कि 2 पाई, लैम्बडा के इक्विवेलेंट यहां पे फेज डिफरेंस कितना निकलेगा? 2 पाई। तो यहां पे क्या आता? 2 पाई माइनस ओमेगा टी। अगेन 2 पाई माइनस ओमेगा टी, 2 पाई माइनस करोगे तो कहां जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब कि उसकी वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगी? अगेन a cos ओमेगा टी के बराबर। फिर आप ऐड करोगे तो वही कहानी रिपीट हो जाएगी, मतलब कि इंटेंसिटी 4 टाइम्स I0 होगी। जरा सोचो, अगर मैं यहां पे 8 की जगह पे, जरा सोचो 8 की जगह पे मैं यहां पे 10 लेता, मान लो मैंने 10 लिया, तो तब ये पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो भैया पार्ट डिफरेंस यहां पे 10 माइनस 7 मतलब कि 3 लैम्बडा के बराबर हो जाएगा। 3 लैम्बडा मतलब कि उसका इक्विवेलेंट एंगल कितना होगा? तो 3 टू 6 पाई। तो यहां पे आ जाएगा 6 पाई। 6 पाई माइनस करोगे तो अगेन आप वहीं पे 4 पाई, यहां पे आ जाएगा 6 पाई, ठीक है। तो 6 पाई माइनस करोगे तो भी आप वहीं पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे। वापिस कहानी वही रिपीट हुई, वापिस आपको यही ट्वाइस है, वापिस आपको इंटेंसिटी उतनी ही मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब यह होता है कि यह सिर्फ एक के लिए नहीं है। जब जब हमने देखा, ध्यान से देखो, जब जब पाथ डिफरेंस एन लेमड़ा के बराबर निकल के आता है, जब जब पाथ डिफरेंस एन लेमड़ा के बराबर निकल के आता है, तब तब यहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलता है ना। सो व्हेन पाथ डिफरेंस, अभी यहां पे पाथ डिफरेंस को अभी फिलहाल पाथ डिफरेंस ऐसे ही लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डेल्टा एक्स बोल देंगे, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू एन टाइम्स लेमड़ा, वेयर एन इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, लाइकवाइज दिस, ठीक है। तो आप खुद ही देखते जाओ, तो इन सभी लेमड़ा के लिए आपको यहां पे कहानी यही सेट होती नजर आएगी। तो वेन एवर पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू एन लेमड़ा, एट दैट टाइम we will have constructive interference, है ना। तो कहानी समझ आई, ठीक है। तो कब कब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस दिखेगा? जब जब हमें ये पाथ डिफरेंस, जो सोर्स नंबर 1 एंड सोर्स नंबर 2 से जिस पॉइंट के ऊपर आप इंटरफियर करवा रहे हो, वैसे हमें करवाना नहीं होता, वो अपने आप इंटरफियर करेगा। ऐसा एक पॉइंट नहीं होता है जहां पे इंटरफियर करते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलते हैं। उसमें से हमने एक ऐसा पॉइंट पसंद कर लिया कि जहां पे हमने देखा तो पार्ट डिफरेंस कितना मिला, सीधा सा हम यहां से ही पता कर सकते हैं यहां पे ब्राइट मिलेगी या डार्क मिलेगी। जस्ट आपको जो पॉइंट आपने पसंद किया, जहां पे आप इंटरफेरेंस देखना चाहते हो, बस उसका पार्ट डिफरेंस पता कर लो, है ना। तो अगर पाथ डिफरेंस अगर आपको एन लेमड़ा के बराबर मिलता है, तो डेफिनेटली वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हुआ होगा, है ना। हुआ होगा नहीं, होगा, है ना। वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी ये भी पता कर लेते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कब होगा, है ना। तो वो भी पता कर लेते हैं, चलो देखते हैं। ओके, तो चलिए पता करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, कौन से लेमड़ा के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा, आइए पता करते हैं।
तो मान लो कि उसी सोर्स में से निकले हुए वेव्स को कंसीडर करते हैं, लेकिन पॉइंट हमने चेंज कर दिया। अभी हमने पॉइंट आर पसंद किया, और ये पॉइंट आर ऐसा पसंद किया कि जब हमने देखा तो ये S1R हमें कुछ मिला 9.75 लैम्बडा, ठीक है। और ये जो S2R हमने मेजर किया तो वो हमें कुछ इक्विवेलेंट मिला 7.25 लैम्बडा, ठीक है। जब हमने इन दोनों का पाथ डिफरेंस, ये अल्टीमेटली क्या है, बेसिकली इट इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये है पाथ डिफरेंस। तो जब हमने इन दोनों का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया तो हमें कुछ इतना मिला, S2R माइनस S1R, दैट इज -2.5 लैम्बडा। मैं यहां पे इसको लिखूंगा -5/2 लैम्बडा, है ना। मैं इसको लिखूंगा -5/2 लैम्बडा। तो हमें पाथ डिफरेंस कुछ इतना मिला। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं यहां पे, अब सीधा मैथमेटिक्स के ऊपर ही चले जाते हैं, अब सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अगर मैं एट पॉइंट आर अगर मैं लिखूं, सो एट पॉइंट आर, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिखता हूं पहले वेव के लिए, तो पहला वेव के लिए y1 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, y1 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा a cos ओमेगा t, ठीक है। लेकिन दूसरे वेव के लिए मैं क्या लिखूंगा, दूसरे वेव के लिए मैं यहां पे लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके लिए लिखूंगा a cos ओमेगा टी प्लस 5 पाई। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया। देखो ये वाले केस में क्या होगा, आप जरा ध्यान से देखिए कि दिस S2R इज लेस देन S1R है। मतलब कि वेव दोनों साथ निकले, लेकिन S2R डिस्टेंस S1R से कम है, तो इसका मतलब यह हो कि यहां से निकला हुआ वेव पहले पहुंचेगा कंपेयर टू S1 से निकला हुआ वेव, है ना। तो S2 से निकला हुआ वेव पहले पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा तो अब जल्दी पहुंचेगा, मतलब कि मैं इसको बोलूंगा लीड कर रहा है ना। मतलब कि पहले वाले वेव से ये दूसरे वाला वेव जो भी है, सॉरी दूसरा वाला वेव क्या बोल गया, हाँ, दूसरा वाला वेव जो भी है वो पहले वाले वेव से जल्दी पहुंचेगा। कितना जल्दी पहुंचा, हमने डिफरेंस उल्टा लिया है, S2R माइनस S1R, इसीलिए हमें यह नेगेटिव वैल्यू मिली। लेकिन ये नेगेटिव जब भी आता है तो आपको समझने वाली बात होती है, ये ऐसा कहना चाहता है कि भाई यहां पे S2 लीड करता है S1 वाले वेव से, है ना। तो S2 वाला वेव जो भी होगा वो S1 वाले वेव से लीड करेगा। अभी कितना लीड करेगा, तो हमने देखा कि अगर लैम्बडा जितना आगे पीछे हो तो उसका इक्विवेलेंट एंगल होता है 2 पाई, तो ट्वाइस लैम्बडा हो तो 4 पाई, लेकिन ये तो 2.5 है, मतलब कि 2 साइकिल कंप्लीट एंड एक आधी साइकिल, उसके ऊपर आधी साइकिल, 2 साइकिल कंप्लीट मतलब कि 4 पाई कंप्लीट, उसके ऊपर आधी साइकिल मतलब कि पाई, 4 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा भाई, 5 पाई हो जाएगा। हिसाब लगा लिए बरोबर, ठीक है। तो बस यही समझना है, अगर लैम्बडा के इक्विवेलेंट एंगल होता है 2 पाई, तो 2.5 लैम्बडा के इक्विवेलेंट एंगल कितना मिलेगा हमें, 5 पाई। दो कंप्लीट साइकिल ऊपर एक आधी साइकिल, दो कंप्लीट साइकिल मतलब कि 4 पाई, आधी साइकिल मतलब कि पाई, ठीक है। तो 4 पाई प्लस पाई हो जाएगा 5 पाई, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जल्दी पहुंचेगा कंपेयर टू ये वाला S1, ठीक है। तो S1 में से निकला हुआ वेव पीछे चलेगा, तो S2 में से निकला हुआ वेव मैं यहां पे लिख सकता हूं वो 5 पाई जितना आगे होगा। और लीडिंग जब भी होता है तब बीच में हम कौन सी साइन लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो तो अब हम यहां पे इनका इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहां पे दोनों को ऐड करूंगा। तो एट पॉइंट आर अगर हमने दोनों को इंटरफियर करवाया, मतलब कि दोनों को ऐड करवाया, तो एडिशन हमें क्या मिलेगा, यहां पे एडिशन हमें मिलेगा a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी प्लस 5 पाई। इसको मैं सीधा लिखता हूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 5 पाई प्लस ओमेगा टी, ठीक है। अगर हम यहां पे यूनिट सर्कल के पास अभी जाते हैं तो मुझे यहां पे क्या नजर आएगा, ध्यान से देखिए। ये सारे जो भी ऑड पाइज होते हैं ना वो ये साइड पे आते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ठीक है। ये ऑटो सेव में चला गया, 5 पाई, ठीक है। तो ये सारे ऑड पाई जो भी है वो यहां पे आते हैं। अभी जरा सोचो 5 पाई प्लस, प्लस मतलब कहां जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे, है ना। तो प्लस का मतलब क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे। तो पाई प्लस करो, 3 पाई प्लस करो, 5 पाई प्लस करो,
7 पाई प्लस करो, जितने भी एंगल आएंगे वो सारे कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो भैया ये ऑल एस टी सी के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन या कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव होता है ना। तो ये 5 पाई प्लस जो भी है ना, इसने मुझे थर्ड क्वाड्रेंट दिखाया है ना, इसने मुझे थर्ड क्वाड्रेंट दिखाया। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? देखो इतनी टर्म, बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दें, इतनी टर्म हमें क्वाड्रेंट समझाती है, बाकी मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर ही आता है ना। तो यहां पे हो जाएगा -a cos ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, उसमें कॉस नेगेटिव होगा। देखो तो हमें ये पता चला कि भाई रिजल्टेंट तो यहां पे जीरो निकला, रिजल्टेंट जीरो निकला। तो देखो जब यहां से इनिशिएट हुए थे वेव, तब उसकी इंटेंसिटी सीधी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी। लेकिन जब पॉइंट आर पे पहुंचे तो एट पॉइंट आर हमें कहानी क्या नजर आई? एट पॉइंट आर इंटेंसिटी सीधी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, लेकिन यहां पे तो एम्पलीट्यूड है ही नहीं, जीरो है। तो मतलब कि इंटेंसिटी सीधी मुझे यहां पे क्या नजर आई? जीरो। इन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो स्क्वायर ऐसे लिखने की जगह पे हम इसको ऐसे लिखे कि आई इज इक्वल टू जीरो, तो ये सही रहेगा। मतलब कि हम यहां पे ये समझ सकते हैं कि ये कौन सा इंटरफियरेंस हुआ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हुआ, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी जीरो हो गई। मतलब कि यहां पे ऐसी कहानी बनी होगी कि क्रेस्ट के नीचे ट्रफ एंड ट्रफ के नीचे क्रेस्ट आया होगा, तो इसकी वजह से यहां पे इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर रही है और यहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। क्लियर ये पॉइंट यहां तक? ठीक है, अभी पता ये करते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होगा। क्या हम ये पाथ डिफरेंस से ये पता लगा सकते हैं? तो जी हां, पाथ डिफरेंस से हम ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं। एज फॉर द एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा, पार्ट डिफरेंस है तो इसकी कंडीशन अगर मैं देखने जाऊं, जैसे हमने यहां पे इसकी जो कंडीशन देखी थी ना कि व्हेन पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्बडा, उसी तरीके से हम यहां पे भी लिखने वाले हैं। अरे व्हेन पाथ डिफरेंस, व्हेन पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू, आप इसको 2n प्लस 1 लेमड़ा बाई 2, या फिर आपकी एनसीईआरटी में जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से आप इसको n प्लस 1 बाई 2 लेमड़ा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एलसीएम लोगे तो आपको वापस कहानी ऊपर वाली ही नजर आ जाएगी, है ना। तो ऐसा होता है, पार्ट डिफरेंस अगर ये निकल के आता है जहां पे n की वैल्यू अगेन 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर ये पार्ट डिफरेंस होगा तो एट दैट टाइम वी विल हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो फिर आप इसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं भाई, यहां पे वैल्यू प्लेस करके देखो ना, यहां पे वैल्यू प्लेस करके देखो। जैसे कि अगर मैं n की वैल्यू 1 प्लेस करता हूं तो ये आ जाएगा लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा बाई 2 मतलब कि आधी साइकिल, मतलब कि पाई, और पाई आया तो यहां पे 5 पाई की जगह पे पाई आएगा, पाई प्लस करोगे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट, कहानी यही बनेगी, है ना। अगर मैं यहां पे n की वैल्यू अगर 2 प्लेस करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, 1, अच्छा चलो 1 प्लेस करते हैं, 1 भी देख लेते हैं। 1 प्लेस करते हैं तो क्या होगा? 1 प्लस 1 बाई 2 मतलब कि 3 बाई 2, 3 बाई 2 का मतलब होता है 1.5, मतलब कि एक पूरी साइकिल एंड उसके बाद आधी साइकिल, है ना। तो एक पूरी साइकिल मतलब कि 2 पाई एंड एक आधी साइकिल मतलब कि पाई, तो 3 पाई आएगा। तो यहां पे कहानी बनेगी 3 पाई, कहानी तो वही बनी, 3 पाई प्लस करोगे थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कि स्टोरी वही रिपीट होगी, है ना। अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 2 प्लेस करता हूं तो ये हो जाएगा 5 बाई 2, 5 बाई 2 मतलब कि ये जो हमने अभी केस डिस्कस किया वो केस, है ना। और 5 पाई यहां पे आ जाएगा, 5 पाई प्लस करोगे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट, कहानी यही रिपीट होगी, है ना। उसी तरीके से आप 3 प्लेस करो, 5 प्लेस करो, इस तरीके से आप देखते जाओ, 3 4 5, 4 प्लेस करोगे तो भी 4 2 जा 8 प्लस 1 मतलब कि 9 बाई 2 होगा, 9 बाई 2 होगा मतलब कि 4.5, तो 4 पूरी साइकिल आएगी और एक आधी साइकिल, मतलब कि जब भी पूरी साइकिल के बाद एक आधी साइकिल आती है पिक्चर में, मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यू हमें अगर मिलेगी 2.5 3.5 4.5 5.5 लाइक वाइज दिस, तो वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा, तब इंटेंसिटी जीरो होगी, है ना। तो क्या आपको ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गया? अगर आ गया है तो बहुत बढ़िया है, तो आपको यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है,
तो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।